नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच कहूं तो आज हम इतिहास की कोई बोरिंग या उबाऊ किताब नहीं खोलने वाले। इसके बजाय हम बात करेंगे एक ऐसे रेगिस्तानी साम्राज्य के संघर्ष की, उनके कमाल के जज्बे की और पूरे 500 सालों तक चलने वाले एक महाकाव्य जैसे सफर की। जी हाँ, ये कहानी है राठौड़ राजवंश की। कैसे उन्होंने राख से उठकर एक विशाल रेगिस्तानी साम्राज्य की नींव रखी। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, राख से उड़ान। दूसरा, रेगिस्तानी साम्राज्य का निर्माण। तीसरा, शाही संकट। चौथा, 30 साला विद्रोह। और अंत में हम देखेंगे उनकी स्थायी सांस्कृतिक विरासत को। तो आइए सीधे चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, राख से उड़ान, कन्नौज का पतन। कहानी की शुरुआत होती है 12वीं सदी के आखिर में, और ये समय उनके लिए बहुत ही दर्दनाक था। जरा 1193 ईस्वी के उस मंजर की कल्पना कीजिए। तुर्क आक्रमणों के बाद कन्नौज बिल्कुल पतन की कगार पर था। कन्नौज के राजा जयचंद्र के वंशजों को अपना सब कुछ छोड़कर थार के उस निर्दयी रेगिस्तान की तरफ भागना पड़ा। वहां पहुंचते ही उनका सामना स्थानीय चौहानों, परिहारों और भील जनजातियों से हुआ। देखिए, ये सिर्फ अपनी जान बचाने की बात नहीं थी, बल्कि किसी भी कीमत पर अपने गौरव और अपनी पहचान को जिंदा रखने की जद्दोजहद थी। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर, रेगिस्तानी साम्राज्य, रेत से साम्राज्य का निर्माण। देखिए, राठौड़ों ने सिर्फ रेगिस्तान में अपना अस्तित्व ही नहीं बचाया, बल्कि मारवाड़ की उस बंजर धरती पर एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस सफर को अगर हम देखें तो 1273 में राव सिंहा पाली पहुंचते हैं और वहां के स्थानीय सरदारों के साथ बड़ी ही समझदारी से कूटनीतिक तालमेल बिठाते हैं। फिर 14वीं सदी की शुरुआत में राव आस्थान परिहारों से मंडौर का सामरिक किला जीत लेते हैं और फाइनली 1459 में राव जोधा जोधपुर शहर बसाते हैं और मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाते हैं। एक ऐसा किला जिसने उनके साम्राज्य को बिल्कुल अजेय बना दिया। साम्राज्य के इस फैलाव में हमें दो बहुत ही दिलचस्प और अलग-अलग रणनीतियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ थी मारवाड़ शाखा, जिसमें राव मालदेव और राव चंद्रसेन जैसे शासक हुए। इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने और बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए सीधे तौर पर भीषण युद्ध किए। और दूसरी तरफ थी बीकानेर शाखा, जिसे राव बीका ने स्थापित किया था। इन्होंने अपना रास्ता थोड़ा अलग चुना, यानी कूटनीति और रणनीतिक गठबंधन का। महाराजा राय सिंह जैसे शासकों ने मुगलों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए, जिससे उन्हें स्थिरता भी मिली और उनके राज्य का विस्तार भी हुआ। लेकिन जब बात डटकर मुकाबला करने की आती है तो राव चंद्रसेन जी का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्हें अक्सर हमारा इतिहास भूला हुआ नायक भी कहता है। उन्होंने एक बिल्कुल नई सैन्य रणनीति शुरू की, रेगिस्तानी छापामार युद्ध, जिसे हम आज की भाषा में गुरीला वॉरफेयर कहते हैं। विशाल सेनाओं से आमने सामने टकराने के बजाय उन्होंने अरावली के दुर्गम पहाड़ों और वहां के कठोर भूगोल को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसे बाद में कई महान योद्धाओं ने अपने युद्ध में अपनाया। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, शाही संकट, मारवाड़ के अस्तित्व पर खतरा। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। 1678 में जब मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का निधन हुआ, तो मारवाड़ के सामने एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। एक साम्राज्य आखिर कैसे बच सकता है जब उसका राजा ही न रहे और उसके नवजात वारिस को दिल्ली में कैद कर लिया जाए? मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और मारवाड़ को अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त ऐसे लगा मानो राठौड़ों का ये 500 साल का सफर बस अब खत्म ही होने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि संकट के समय ही असली नायक उभर कर आते हैं, और यही एंट्री होती है इतिहास के एक महानायक की, सरदार दुर्गादास राठौड़, जिन्हें मारवाड़ का यूलिसिस और राजपुताना का गैरीबाल्डी तक कहा जाता है। दुर्गादास जी सिर्फ एक सेनापति नहीं थे, वो वफादारी, गजब के साहस और रणनीतिक दिमाग की एक जीती जागती मिसाल थे। उन्होंने ठान लिया था कि वो मारवाड़ की आज़ादी को हर कीमत पर बचाकर रहेंगे, और उन्होंने लिटरली नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जरा इस रेस्क्यू मिशन के बारे में सोचिए। उन्होंने दिल्ली में मुगल टुकड़ी पर एक बेहद साहसिक हमला किया। वहां से उन्होंने नवजात अजीत सिंह और रानियों को सुरक्षित बाहर निकाला। पहले उस छोटे से बच्चे को बालुंदा में छिपाया गया और फिर वहां से अरावली की सुदूर पहाड़ियों में भेज दिया गया। शाही सेनाएं चप्पे चप्पे पर उन्हें ढूंढती रहीं, लेकिन अजीत सिंह ने बिल्कुल अज्ञातवास में अपनी परवरिश पाई।
क्या गजब की योजना थी। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, 30 साला विद्रोह, अस्तित्व का महासंग्राम। देखिए, ये सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था, ये शुरुआत थी पूरे 30 सालों तक चलने वाले एक महासंग्राम की। अगर हम दोनों ताकतों को तोलें, तो एक तरफ था विशालकाय मुगल साम्राज्य, जिसके पास अपार पैसा, संसाधन और एक बहुत बड़ी सेना थी। और दूसरी तरफ था मारवाड़ का प्रतिरोध, जिनके पास थी अपनी मित्य के लिए अटूट वफादारी, चप्पे चप्पे का भौगोलिक ज्ञान और छापामार युद्ध की कला। दुर्गादास ने अपनी इस छोटी सी सेना के साथ मुगल चौकियों की नाक में दम कर दिया। दुर्गादास जी की रणनीति का लोहा मानना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ छापामार युद्ध से शाही चौकियों को परेशानी नहीं किया, बल्कि अपना नेटवर्क भी बढ़ाया। उन्होंने जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय और मराठा शासक संभाजी के साथ बेहतरीन गठबंधन बनाए। अपनी इसी कूटनीतिक सूझबूझ की वजह से इतनी भयंकर राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद 1707 तक उन्होंने मारवाड़ को टूटने नहीं दिया, जब तक कि अजीत सिंह जी को उनकी गद्दी वापस नहीं मिल गई। अब इस पूरी लड़ाई के बीच एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। एक समय ऐसा आया जब औरंगजेब की पोती सैफुन्निसा दुर्गादास के कब्जे में आ गई थी। लेकिन दुर्गादास जी ने क्या किया? उन्होंने न केवल उस बच्ची को पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ रखा, बल्कि उसके लिए इस्लामी धार्मिक शिक्षा का भी पूरा इंतजाम किया और बाद में उसे सुरक्षित वापस लौटा दिया। ये बात साबित करती है कि ये लड़ाई अपने वजूद को बचाने की थी, किसी धार्मिक नफरत की नहीं। ये दुर्गादास जी के ऊंचे आदर्शों का सबसे बड़ा सबूत है। मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने उनके इस बेदाग चरित्र के लिए क्या खूब कहा है। मुगलों का सोना उस अटल हृदय को लालच नहीं दे सका और मुगलों के हथियार उसे डरा नहीं सके। वो सम्मान की प्रतिमूर्ति थे। ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। दुर्गादास राठौड़ जी ने राजपूताना साहस और एक बेहतरीन प्रशासक होने का जो दुर्लभ संगम दुनिया के सामने रखा, उसकी कोई दूसरी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। और अब हमारा पांचवा और आखिरी हिस्सा, एक स्थायी सांस्कृतिक विरासत, कला, वास्तुकला और प्रशासन। राठौड़ों का इतिहास सिर्फ तलवारों और युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। उनकी कला और वास्तुकला भी उतनी ही समृद्ध है। मेहरानगढ़ की इन बारीक नक्काशी वाली बालकनियों को देखिए, या फिर मंडोर की इन खूबसूरत छतरियों को। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये इस बात की गवाही देती हैं कि राठौड़ शासक केवल महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वो कला के भी बहुत बड़े कद्रदान थे। इसके अलावा समाज के विकास में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने खेती और टैक्स के लिए बहुत ही एडवांस सिस्टम बनाए, जिससे किसानों को सीधा फायदा पहुंचा। मारवाड़ी भाषा और मांड जैसे मीठे लोक संगीत को उन्होंने खूब बढ़ावा दिया। पीने के पानी के लिए पूरे राज्य में खूबसूरत बावड़ियों और तालाबों का जाल बिछाया। और अगर बीकानेर शाखा के महाराजा गंगा सिंह जी की बात करें, तो उन्होंने आधुनिक गंग नहर का निर्माण करवाकर उस तपते रेगिस्तान में सचमुच एक आर्थिक क्रांति ला दी थी। सच कहूं तो आज भी राठौड़ वास्तुकला और संस्कृति की ये खूबसूरती राजस्थान की पूरी पहचान को दर्शाती है। उनकी लोक कथाएं, उनका संगीत और ये सीना ताने खड़े शानदार किले आज भी उस दौर की याद दिलाते हैं। ये कोई मरा हुआ इतिहास नहीं है, बल्कि एक ऐसी विरासत है जो आज भी वहाँ की हवाओं में, वहाँ के लोगों में सांस ले रही है। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद अंत में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल जहन में आता है। अगर तपती राख और उस बंजर रेत से निकला एक साम्राज्य इतिहास पर इतनी अमिट और गौरवशाली छाप छोड़ सकता है, तो इतनी सुविधाओं के बावजूद आज हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या विरासत तैयार कर रहे हैं? ये ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस दिलचस्प ऐतिहासिक सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।